आज हम रिच डैड यहाँ पुअर डैड का अध्याय नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 2 जो आगे हम देखेंगे। फिर शनिवार को लाइन में लगातार इंतज़ार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज़ थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, ये मानते थे कि मेरे अमीर डैडी वाला बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे ये कहा कि मैं सही तनख्वाह मांगूं, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। और मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने जल्लाकर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर के उसी पुराने दरवाजे के अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतज़ार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते हुए कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, परंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों महिलाओं के बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वही पर मिली थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गई ताकि मैं भी बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहाँ से जा चुकी थी। एक बूढ़ा सा आदमी वहाँ 20 मिनट तक बैठा और फिर वो भी निकल कर चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह सीलन भरे अंधेरे में लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि एक लालची और बच्चे का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बातें करे, और मैं सुन सकता था कि वो फ़ोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी को बिना मिले घर लौट जाऊं, पर किसी की वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी ने अपने ऑफिस से बाहर निकले और बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके दड़बे नुमा ऑफिस में आ जाऊं। अमीर डैडी ने अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो ना? ये पूछा। हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक वयस्क का सामना करना बहुत ही ज़्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी, और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। आप धोखेबाज हैं, जैसे शहर के लिए सभी लोग कहते हैं। आप लालची है, आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों को बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी ज़रा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। अपने हाथों से ठुड्डी तक हाथ लगाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरा विश्लेषण कर रहे थे। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। मेरे डैडी ने क्या बोला? बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो ज़्यादातर मेरे कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। क्या ऐसा? रॉबर्ट ने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे, इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमे आवाज में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार संध सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उससे बाद आपने मुझसे बात तक नहीं की।
10 सेट प्रति घंटे। मैं आपकी शिकायत करने से करूँगा। हमारे देश में अभी बाल श्रम कानून है। आप तो जानते हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अमीर डैडी कौन है? जो माइक के पिताजी है, उसे रॉबर्ट बुलाते हैं अमीर डैडी। अब तुम उन ज़्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग जिन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया है या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी है। आप उनकी भाषा बोलो। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा। मुझे ये लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद भी बहादुरी से बातें कर रहा था मैं। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मेरे अमीर डैडी ने शांति सीखा। अमीर जो डैडी थे उन्होंने क्या कहा? कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? मैंने 3 हफ्ते तक काम किया। इस बीच में आपने सिखाना तो दूर रहा, मुझसे कभी बात तक नहीं की। मैंने व्यंग्य भरे अंदाज से कहा। किसने कहा? रॉबर्ट ने कहा। रॉबर्ट मतलब मैं, जो ये कहानी बता रहे, मैंने बोला है, मैं बोला, ऐसा इसका मतलब ये होता है कि रॉबर्ट बात कर रहे हैं। क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है? अमीर डैडी ने पूछा। अमीर डैडी ने पूछा, क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है और क्या? मैंने जवाब दिया। इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, परंतु जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती है। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़्यादातर वक्त ज़िंदगी आपसे बातें नहीं करती, ये एक तरह से आपको धक्का देती है। पर हर धक्के के जरिए ज़िंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। ये आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है? मैंने अपने आप से पूछा। रॉबर्ट अपने आप से पूछ रहा है कि ये आदमी कैसी बेसरी पैर की बातें कर रहा है। ज़िंदगी अगर मुझे धक्का देती तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी मुझसे बातें करती है। अब जान चुका था कि मुझे ये काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी के से बातें कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद करने की ज़रूरत थी। ये रॉबर्ट बात कर रहा है, जो जिसकी उम्र 9 साल है। अगर तुम ज़िंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, ज़िंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग 2 चीज़ें करते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी के धक्के को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्से हो जाते हैं। ज़िंदगी को धक्का देते परंतु धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या अपने पति को। ये नहीं जानते कि ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि किस बारे में बात कर रहे थे वो। रॉबर्ट बता रहा, मैं नहीं जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज़िंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़िंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका ये मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी ने खड़े हो गए। उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम ये सबक सीख लेते हो कि तुम एक समझदार, अमीर और सुखी युवक बन सकते हो, अगर तुम ये नहीं सीखते हो कि तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी या कम तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे, तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके को उम्मीद करते रहोगे कि आए और तुम्हारी आर्थिक समस्या को सुलझा दे। मेरे डैडी बता रहे हैं कि आप यदि ज़िंदगी भर अपने बॉस को ऐसे बताते रहोगे कि उनके कम तनख्वाह, उनकी तनख्वाह, कुछ तनख्वाह पाने के लिए उन्हें कुछ बोलते रहोगे, या फिर हमेशा आप ऐसा सोचोगे मेरे साथ तो कुछ ऐसा होगा जो रात में बदल जाएगा सब कुछ। हमेशा बड़े मौक़ों की उम्मीद ही करते रहोगे कि मुझे बड़े बड़े मौके मिलेंगे, मैं ऐसा कर दूंगा, अपने आप ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी आर्थिक समस्या को सुलझा देंगे, ऐसे मौके आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बात सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच संप्रेषण की धाराएं बहने लगी। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपने नज़रें झुका ली। मैं जान गया था कि वो सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था, जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी और मैं फालतू में ही लड़ रहा था।
जो रॉबर्ट है, जो 9 साल की उम्र है, वो अमीर डैडी मतलब माई के पिताजी से बोल रहा है। वास्तव अपने मन में ये सोच रहा है कि मैं वास्तव मैं गलत था, मैं कुछ सीखना चाहता था, मैं ऐसे ही इनको बिना फालतू ही इनसे लड़ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी है जिससे हिम्मत नहीं है कि आप जिंदगी के हर थपड़े के सामने हार मान जाते, अगर आप इस किस्म के आदमी है तो आप जिंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सही चीज़ें करते रहेंगे, किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बूढ़े की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी ज़िंदगी सुरक्षित खेलने और सही चीज़ें करने में गुजार दी, परंतु सच बात तो ये है कि आपने ज़िंदगी के थप्पड़ों के सामने घुटने टेक दिए। आप खतरा मोल लेने की कल्पना तक से डरते हैं। हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुना। हमारी नज़रें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नज़रों हटाई जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें ज़िंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं जब भी गुस्सा था, परंतु जब मेरी जिज्ञासा भी जाग गई थी, अब मैं सीखने के लिए तैयार था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, सीखने का आग्रह किया। मेरे पास 150 से भी ज़्यादा कर्मचारी है, पर उनमें से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरियां मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हैं, परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। तो ज़्यादातर लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतरीन साल पैसों के लिए काम करने में बर्बाद कर देते और आखिर तक ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल के लिए काम कर रहे हैं, दरअसल किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उसकी बात सुनता रहा। तो तब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली ज़िंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, परंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि तुम्हें ज़िंदगी के थपेड़ों का स्वाद चखा दिया जाए ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेट दिए थे। मेरे डैडी बता रहे हैं कि मतलब जो ये है, आप मेरी बात ध्यान से समझ सको, आप मुझसे वापस बातचीत कर सको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम भी मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, इसलिए मैंने आपको 10 सेट ही दिए थे। तो 10 सेट प्रति घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा? मैंने पूछा। यही आप घटिया है कि आप अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। रॉबर्ट बता रहे हैं कि मैंने 10 घंटे प्रति सेट करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मैंने सीखा क्या है। मैंने ये सीखा कि तुम एक घटिया इंसान हो जो कि कर्मचारियों का शोषण करते हो। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नजरिया बदल लो। मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो कि ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही न बदले। मैं तुम्हें ये बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान ये है कि हम खुद बदल लें। दूसरे को बदलने से अच्छा है हम खुद बदल जाए। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया, मैंने कहा। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने अधीरता से कहा। पर आपने सिर्फ 10 सेट का ही वेतन दिया मुझे, तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर पूछा। यही कि आप घटिया है, मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा तो तुम ये सोचते हो कि समस्या मैं हूँ? अमीर डैडी ने कहा। वो तो आप है ही, ऐसा रॉबर्ट ने कहा।
खैर इसी तरीके से सोचते रहो, तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नजरिया यही है कि समस्या मैं हूँ, तो तुम्हारे पास क्या विकल्प रह जाते हैं। अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं या मुझे ज़्यादा इज्जत नहीं देते हैं तो मैं काम छोड़कर चला जाऊँगा। ये बात रॉबर्ट ने कहा। ठीक कहा, अमीर डैडी ने कहा, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरियों की तलाश करते हैं जहाँ उन्हें बेहतर मौके और ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिले। उन्हें ये गलतफहमी होती है कि वो नई नौकरी या ज़्यादा तनख्वाह से अपने समस्या सुलझ सकती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है, मैंने पूछा। 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर मुस्कुराते हुए रॉबर्ट ने कहा कि यदि आप बोल रहे हो कि नौकरी जो छोड़ देते हैं कहीं और नौकरी करने जाते हैं, उन्हें कोई ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि समस्या कैसे सुलझेगी कि आपके पास से 10 घंटा प्रति सेकंड से पैसे ले और मुस्कुरा कर काम करते रहे बहुत कम पैसों में। अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी के लोग करते हैं। वे ये जानते हुए भी कम तनख्वाह में काम करते हैं क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। अमीर डैडी मुस्कुराते और बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग इसलिए नौकरियां नहीं छोड़ते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, और वो चुपचाप मार सहते हुए पैसे के लिए नौकरी करते हैं। इसलिए मन मसोस कर वे नौकरी करते हैं और ये सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने पर समस्या सुलझ जाएगी। वो और मेहनत करते हैं काम में। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरियां भी कर लेते हैं, परंतु उससे भी उन्हें तनख्वाह कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे ये एहसास हो गया था कि ज़िंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर ये समस्या किस तरह सुलझेगी। मैंने अमीर डैडी माई के डैडी से पूछा कि फिर समस्या सुलझेगी कैसे। ये सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे बेशकीमती नज़रिया दिया जो उन्हें कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था, जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी जिंदगी भर पैसों की तंगी से जूझने वाले थे। ये एक अद्भुत नज़रिया था जिससे मेरी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यही नज़रिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक कहूँगा। रॉबर्ट ये बता रहे हैं कि जो अमीर डैडी ने मुझे बार बार ये नज़रिया याद दिलाया है जिसे मैं पहला सबक कहूँगा। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। क्या बात है। देखिए इसके में ये लिखा हुआ है कि गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीरों के लिए पैसा काम करता है। मेरे गरीब डैडी ने मुझे शिक्षा दी थी। शनिवार का ये खुशनुमा सुबह मैं पहले बिल्कुल अलग नज़रिया सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मैं ये समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी ने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाए विषय अलग अलग थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके, और ये अच्छी तरह देख लो कि इससे बहुत से दूसरे लाभ हो। ये कौन बोलते थे? जो उसके डैडी। और मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं ये सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम कर सकूं, और मैं ये सबक मुझे जीवन भर उसमें उनका मार्गदर्शन में सीखना था, और ये ये क्लासरूम में ही था। मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूँ कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं हुए होते तो तुम ऐसी खुशी करते रहते तो मैं तुमसे साफ कह देता कि तुम्हें नहीं सिखा सकता। अमीर डैडी बता रहे हैं कि यदि आप 10 घंटे प्रति घंटे से यदि काम खुशी करते रहते और मुझे कुछ नहीं बोलते तो मैं तुम्हें मना कर देता था कि मैं तुम्हें अमीर बनाना नहीं सिखा पाऊंगा। ये जान लो कि सच्ची शिक्षा में ऊर्जा, प्रबल भावना और ज़बरदस्त इच्छा की ज़रूरत होती है। इस डैडी बोलते हैं कि ये जान लो कि सच्ची शिक्षा में ऊर्जा, प्रबल भावना और ज़बरदस्त इच्छा की ज़रूरत होती है। गुस्सा उस फॉर्मूले
का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, क्योंकि प्रबल भावना में गुस्से और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसलिए प्रबल भावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती है, उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह पर भी काम करने के लिए राजी हो जाते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ क्योंकि उन्हें उतनी तनख्वाह नहीं देता जितनी उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है। मेरी यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं, डरते हैं, मैं नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए? मैंने पूछा। रॉबर्ट पूछ रहा है कि क्या आप, जो सरकार उन्हें पैसा देती है, जो शुगर प्लांटेशन वाले बड़े बड़े कंपनियां उनको जो जितना पैसा देती है, उन्हें उतना आपको भी पैसे नहीं देना चाहिए? अच्छा, रॉबर्ट पूछ रहा है अमीर डैडी से। मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं है। एक कौन बता रहे? मुझे अमीर डैडी बता रहे हैं कि मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, अपने डैडी को ही देख लो। मतलब जो रॉबर्ट पूछा कि आप मुझे ज़्यादा पैसे क्यों नहीं देते, तब अमीर डैडी है वो बताते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पैसा देने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपने खुद के डैडी को देख लो आप, जो डैडी पास पैसे नहीं थे, मतलब उनकी नौकरी लगी हुई थी, सरकारी नौकरी, बहुत पैसा कमाते हैं और फिर भी वो अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। पैसे कमाते हैं फिर भी वो बिलों का भुगतान नहीं कर पाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वो ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसी कारण मुझे 10 सेंट प्रति तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराए हुए कहा, यह सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही, अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर कहा। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए, उन्होंने बहुत ही बढ़िया शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, जो उन्हें मिल गई, परंतु उनके आज भी पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसों के लिए काम करने में भरोसा करते हैं, और आप नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, सच पूछा जाए तो नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम पैसों के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो, ये सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। परंतु अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो मैं ये तुम्हें सिखा सकता हूँ, परंतु तभी जब तुम ये सीखना चाहो। क्या हर कोई ये नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसों के लिए काम करना ज़्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसों के बारे में आपकी मूल भावना डर हो। मैं समझ नहीं पाया, मैंने त्योरिया सड़ा कर कहा। उसकी चिंता फिलहाल मत करो, अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज़्यादातर लोग अपनी नौकरियां कर रहे हैं। अपने बिलों को भुगतान न कर पाने का डर, नौकरी से निकाल दिया जाएगा इस बात का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर, या ये किसी व्यवसाय को सीखने और पैसों के लिए काम करने की कीमत। ज़्यादातर लोग पैसे के लिए गुलाम बन जाते हैं और फिर वो अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नज़र में पैसे अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग विषय है? मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल। शनिवार को ये खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उस समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू ही कर रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया। मुझे लगा कि कुछ ऐसा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत निकाल कर कहा। मैंने अपना वादा निभाया कि मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे भी सिखाया है, अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसों के लिए काम करना कैसा होता है। अपने पिछले महीने को 50 सालों से गुणा कर लो, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी किस तरह गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा। जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? एक बार नौकरी के लिए, दूसरी बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए। भयानक, मैंने कहा। मतलब जो आप इंतज़ार कर रहे थे मुझे मिलने के लिए, तब आप अपने कैसा महसूस कर रहे थे? अमीर डैडी ने
रॉबर्ट से पूछा। तब रॉबर्ट ने कहा बहुत ही भयानक लग रहा था। अगर तुम पैसों के लिए काम करने के लिए विकल्प सुनते हो तो ज़्यादातर लोगों के लिए ज़िंदगी मतलब यही होता है, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेज पार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम के लिए 3 सिक्के थमाए थे। जब अमीर डैडी बताते हैं कि तब तुम्हें क्या महसूस, एक तो जब तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे लाइन में तब तुम्हें क्या महसूस हो रहा था, और दूसरी बार जब तुम काम करते थे और तुम्हें तनख्वाह मिल जाती, तुम्हारे हाथ के अंदर तुम्हारे पैसे जब सिक्के थमाते थे तब तुम्हें क्या लगता था। मुझे लगा था कि काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। मुझे लग रहा था कि ये कुछ भी नहीं है। मैं निराश हुआ था, मैंने कहा, ऐसा रॉबर्ट ने कहा। और यही ज़्यादातर कर्मचारियों को लगता है जब वो अपनी तनख्वाह के चेक को देखते हैं, खासकर तब जब वो उससे टैक्स और बाकी कटौतियाँ कर ली जाती है। कम से कम तुम्हें तो पूरी तनख्वाह मिलती थी, उन्हें तो पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती है। ये अमीर डैडी बताते हैं कि तुम्हें पूरी तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन क्या करते हैं, कुछ नौकरियां करते हैं ना, उनके जो टैक्स वगैरह को निकाल कर मतलब बहुत सारे टैक्स कट जाते हैं। आपका मतलब है कि ज़्यादातर कर्मचारियों की पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है? मैं हैरान था। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले से ही ले लेती है। सरकार ऐसा क्यों करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा। जब आप कमाते हो तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हो तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हो तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप मर जाते हो तो भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर कहा, परंतु गरीब और मध्य वर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। मैं ये दावा करता हूँ कि तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, परंतु वो ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं। वो रिच डैडी, अमीर डैडी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जो गरीब डैडी उससे भी ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, फिर भी वो मेरे से ज़्यादा टैक्स देते हैं, मैं उनसे कम टैक्स भरता हूँ। ये कैसे संभव है? मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े को समझ नहीं पा रहा था। कोई आदमी सरकार को ऐसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वो चाहते थे कि मैं सुनूं, न कि उनसे फालतू में सवाल करूं। आखिर में शांत हो गया। जो मैंने था वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोते रहते थे, परंतु दरअसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर पाते थे। क्या जिंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? अमीर डैडी मेरी तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी को धीमे धीमे खामोशी से हिलाने लगे। सीखने के लिए तैयार हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया, जैसे मैंने कहा कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसों से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए या ज़िंदगी भर चलने वाली पढ़ाई। ज़्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज आ जाते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और इसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा जान लेता हूं उससे भी ज़्यादा जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ज़्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते कि वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेक बुक को बैलेंस करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें आश्चर्य होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्या क्यों है। फिर वो सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएंगी। बहुत कम लोगों को ये एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की है। तो मेरे डैडी की टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनमें पैसों की समझ नहीं है। मैंने विचलित होकर पूछा। वो रॉबर्ट अमीर डैडी से विचलित होकर पूछ रहे, क्या मेरे डैडी जो है वो टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उन्हें पैसों की समझ नहीं है? मैंने विचलित होकर पूछा। रॉबर्ट ने पूछा माइक के डैडी से। माइक के डैडी को ये रॉबर्ट बुलाता है, वो रिच डैडी के नाम से बुलाता है। देखो, अमीर डैडी ने कहा। अमीर डैडी मतलब रिच डैडी। अमीर डैडी ने, जो माइक के पिताजी है, उन्होंने कहा पैसों से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए। टैक्स तो उच्च शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। आज तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुमसे अब भी पैसों के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं। ज़्यादातर लोगों को सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती है। वो स्कूल जाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरियों में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वो तब जागते हैं जब उनके सामने पैसों की समस्या आ जाती है। तब वो काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसों के लिए काम करने के लिए यही कीमत होती है और उन्हें ये कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वे पैसों से अपने लिए काम करना सीख लेते हैं
तो उनके सामने ये समस्या कभी नहीं आती। तुम में अब भी सीखने की, जानने की जिज्ञासा है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने हाथ से सिर हिलाया। अच्छा, अमीर डैडी ने कहा, अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। तो अमीर डैडी बताते हैं कि रिच डैडी कि अभी तुम उसी काम पर जाओ, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसा नहीं दूंगा, ऐसे ही काम करना है। मैंने हैरान होकर पूछा, तुमने सही सुना है, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे तक काम करोगे, परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुम्ही ने तो कहा है कि तुम पैसों के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने इस शब्दों को भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली थी कि वो पहले से ही काम कर रहा है, मुफ्त में डिब्बों में सफाई कर रहा है, उन्हें करीने में जमा रहा है। अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जुट जाओ। ये ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। ये ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको कुछ न कुछ तनख्वाह तो देनी ही चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को कभी नहीं सीख पाओगे कि तुम भी उन्हें 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे, तो मेरे लिविंग रूम में बैठे हैं वे लोग पैसों के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि उन्हें नौकरी से न निकाल दूं, या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हो, परंतु गले तक कर्ज में डूबे रहोगे। शायद उन्हें ये उम्मीद रहती है कि वो ज़्यादा पैसों से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो कि मैं एक बार फिर 10 सेंट के अपने पुराने वादे पर लौटाने के लिए तैयार हूँ, या तुम ये कर सकते हो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो कि वो तनख्वाह बहुत कम है और ये नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी और इसका इस्तेमाल करो। उन्होंने कहा, अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे, तुम्हें जल्द ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि तुम्हें जो मौका मिला है, वो एक दिन तुम में बहुत ही अमीर आदमी बन जाओगे। और मैं ये सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। तो रॉबर्ट ये सोच रहा था कि मुझे कितना घटिया रॉबर्ट दिया, और मतलब कितना घटिया ऑफर मिल रहा है, जबकि अमीर डैडी बता रहे हैं कि तुम एक दिन सबसे अमीर आदमी बन जाओगे यदि ये मेरी बात समझ रहे। मैं ये अपनी तनख्वाह बढ़ाने आया था और अब मुझे मुफ्त करने के लिए काम किया जा रहा है। मुझे मुफ्त में काम करने के लिए बोल रहे हैं। मैं तो बल्कि किस लिए आया था? क्योंकि मेरी तनख्वाह बढ़ जाए। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सिर पर रखा और उसका इस्तेमाल करो और यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। अमीर डैडी ने क्या बोला? इसका इस्तेमाल करो और अभी से तुम काम में जुट जाओ अपने। सबक: अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। अब इसके सबक को कल पढ़ेंगे, या अब इसका सबक पढ़ लेते हैं और फिर बाद ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना, ये कल पढ़ेंगे। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को ये नहीं बताया कि मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें ये समझ में नहीं आता। मैं उन्हें इसकी वजह से ठीक इसलिए नहीं समझा सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे तक शनिवार को काम करते रहे मुफ्त में। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुजरने के साथ साथ ज़्यादा आसान होता जा रहा था। मुझे अफसोस था कि अपने छूटे बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का अब मैं उनका मज़ा नहीं ले सकता था। तीसरे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेज मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किया। स्टोर में क्या चल रहा है ये जानने के बाद वो आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए। उन्होंने उसमें जो 2 आइसक्रीम निकाली उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी और मई की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चमका दिया है और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे जहाँ कुछ वयस्क सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और कंधे को घुसकाए और अपने सिर को ना के साथ हिलाया।
अम्मी डैडी उसके पास जो काम कर रहे थे वो वहाँ पर आए और बोला कि तुमने कुछ नया काम सीखा है। तब वो बोलते हैं कि हमने अभी तक कुछ नया नहीं सीखा है। तो ज़िंदगी की सबसे बड़े जाल से बचना, ये कल जो अब इसकी बात चल रही है अम्मी डैडी और जो मिलने आए हैं वो कल नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।